हाँ जी, आगे सब लोग, कुछ लोग नहीं आए अभी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? जी नो सर, ठीक आ रही है। जी जी, अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब उसी तरह का एक और क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपने अभी जो देखा है साइलोसिलिन के हवाले से, एक तो ये है कि पहली टाइप जो आपने देखी है, इसमें ये होगा कि आपके पास ग्रुप का ऑर्डर, अगर आपके पास कुछ दिया होगा, यानी पी क्यू और सम नंबर्स ओवर दैट, यानी ए बी सी, इस किस्म का कुछ होगा, तो स्ट्रेट अवे आपके पास किसी एक प्राइम के लिए यूनिक आ जाएगा, यानी फॉर यानी सम हो सकता है कि एन पी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए, तो आप स्ट्रेट अवे कहेंगे कि नॉर्मल इसका एक सब ग्रुप होता है। एक तो आपने ये वाला भी देखा। अब आपने दूसरा देखा कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करें तो पी डॉट क्यू डॉट आर, यानी सिंपल प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट की सूरत में लिखा हो। ठीक है, ये भी जो आपने थ्योरम किया है बिल्कुल इसी किस्म का था जो एग्जांपल किया। इसमें फिर आपने इन द एंड सब पावर्स को जमा किया और फिर देखा कि वो ग्रुप के ऑर्डर से एक्सीड कर जाते थे, यानी सबके सब एन पीस प्लस एन क्यू प्लस एन एस, बल्कि एन एस नहीं, बल्कि ये नहीं जमा किया आपने, इनकी मदद से आपने कुछ किया, नॉट दीज, यानी इनके नंबर्स के ऊपर आपने जब देखे कि इसमें 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी, फिर क्यू, फिर प्लस आर, तो इनकी मदद से आप यहाँ तक पहुंचे और फिर देखा कि ये ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड कर जाते थे, तो दैट इज अ कंट्राडिक्शन। तो फिर आपने यहाँ से देखा कि किसी एक का यूनिक होना जरूरी था। तो अब एक तीसरे किस्म का क्वेश्चन देखने लगे हैं जिसमें ये दोनों बातें यानी ना हो, यानी पी क्यू आर इस तरह की बात ना हो। एक और ऑर्डर देख लेते हैं, तो दैट इज ए ग्रुप जिसका कि ऑर्डर एग्जाम्पल नंबर आई डोंट नो कितनी है, नेक्स्ट जो भी है, ग्रुप का ऑर्डर है 132। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4। तो इसकी एग्जाम्पल 4, चलो इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बनती है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टर। तरीकाकार तो इसको करने का वैसे का वैसा ही है कि आप इसके n11 निकालें, n3 निकालें, फिर n निकालें, यानी प्राइम सिंपल नंबर्स नहीं लिखे हुए, देख सकते हैं आप, these number are not exactly primes। तो n11 must be congruent to 1 mod 11 and n11 must be divisor of 2 square dot 3, that is n11 must be equal to 2 1 or 2 or 4 or 3 or 6 or 12 और 11 must 8 be भी आएगा divisor of, सर? जी 8 नहीं आएगा इसमें? 8 कैसे आएगा? बताया जरा। 8 कैसे आएगा बेटा? 1 2 4 पहले ये सारे के सारे खुद आ जाएंगे, फिर इनके आपस में एक दूसरे का प्रोडक्ट डिवाइजर देखना है ना। 8 इसका डिवाइजर हो सकता है, वैसे खुद सोच के देखो जरा। सर ओके। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए क्या क्या आंसर आते हैं n11 पे। 1 और 12 के ही बस आ रहे हैं। 1 और 12, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक हो गया। इसी तरह से आप n, यानी ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। इसी तरह से n3 देखिए, congruent to 1 mod 3 and n3 must be divisor of
2 square into 11, that is n3 must be equal to 1 or 2 or 4 or 11 or 22 or 44। देखिए इसमें से कौन सी बात हमारी चर्चा करती है, यानी 3 must be divisor of n3 minus 1। 1 और 22। तो n3 is equal to 1 or 22। चलते हैं। Similarly, के n2 is congruent to 1 mod 2 and n2 must be a divisor of 3 dot 11, ऐसे ही है, 3 dot 11। यस सर। 1 And 3 11 1 or 3 or 11 or 33 33 और 2 is a divisor of n2 minus 1। so बताइए इसमें से n2 क्या क्या आता है? फिर इसमें सारे ही आ जाएंगे क्योंकि 3 - 1 2 इवन नंबर आ जाएगा। 1 3 11 और 11 33। ठीक है, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। अब आर्गुमेंट उसी तरह से प्रोसीड करेगा जैसे आपने पहले किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये अब सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है। वो जो प्राइम नंबर करते थे कि वो सारे प्राइम नंबर्स नहीं है इसके अंदर, यानी आपके पास खासतौर पे 2 स्क्वायर है, ऑर्डर इसका इस तरह से लिखा हुआ है जैसे उधर एग्जैक्टली प्राइम नंबर लिखे हुए थे। सो इफ n क्या पहला नंबर था 11 is not equal to 1, what will it mean? ऐसी सूरत में n11 is not equal to 1, that would mean that के n11 is equal to the other number। वो क्या नंबर आता है? 12 ठीक है, 12 हो गया। और जिसका कि मतलब ये होगा कि इसके अंदर 12 साइलो 11 सब ग्रुप्स हैं और साइलो 11, इसका मतलब हर एक के अंदर 10 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जिसका क्या ऑर्डर 11। 10 into 12 120 elements in G of order 11। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली इफ n नंबर नेक्स्ट कौन सा n3 है, this number is not equal to 1, that would mean that n3 is equal to क्या नंबर था वो? n3 is equal to 22। अच्छा, इधर आपने मेरे ख्याल से कुछ चीज मिस की है, मुझे देखने दो जरा। n3 जो मेरे पास है वो कुछ और है। क्या लिखा था n3 हमने? 22 n3 सर। को 4 नहीं आता? 1 और 22। सब 4 भी बनता है। 4 बनता है, ठीक होगा, ये चीज आप मिस कर दें। 1 4 और 22 भी आता है इसके अंदर। अच्छा, सो दैट वुड मीन दैट कि अगर ये 1 नहीं होगा सो n3 कैन बी इक्वल टू 4। तो देखते हैं इससे क्या सूरत बनती है। एक मिनट देखें प्लीज। अच्छा, तो यहाँ तो ये 4 हो सकता है कि दिस वुड इम्प्लाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और n3 इज इक्वल टू 22। n3 इज इक्वल टू 22 का मतलब क्या है, जरा प्लीज इसको जरा वर्कआउट कीजिए कि अगर ये 22 हो जाए तो फिर क्या खराबी आती है कि दैट वुड मीन दैट इसमें 22 साइलो 3 सब ग्रुप्स हैं। दैट वुड मीन दैट इट हैज 22 silos 3 सब ग्रुप्स, ऐसा हो गया ना। और 22 साइलो 3 सब ग्रुप्स हैं ऑफ ऑर्डर 3, सबका ऑफ ऑर्डर जो 3 हो गया। इसका मतलब होगा नॉन आइडेंटिटी हर एक के अंदर कितने होंगे? 2। तो टोटल 2 into 22 आपके पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये बन जाएगा 44। ग्रुप का ऑर्डर कितना पहले, अभी तक कितने एलिमेंट पहले वाले बना चुके हैं? 120 सर, और पहले 44 120 बन गए। और 120 जमा 44
ये ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड कर चुका है, इसका मतलब n3 कैन नॉट बी इक्वल टू 22, तो फिर 4 ही लेके हम आगे चलेंगे, ठीक है। दिस वुड इम्प्लाई दैट दिस, सो इफ n3 is equal to 22, this would imply that G has 42 into 22, 44 elements of order 3, which exceeds therefore G यानी 120 जमा 44 equal to 164 is greater than the order of 2G. Not possible. इसका मतलब हम इसको ये वाली ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाती है अगर हम पहले वाले के साथ मिला के चलें, यानी शुरू में हम ये किया कि ग्रुप यानी 1 जो था 11 वाला वो नहीं था, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। हमने इसको कहा कि ये वाला हिस्सा बंद है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दूसरा वाला हिस्सा ऑप्शन होगी कि दैट इज 12 एंड 11 जो है तो 12 लेके चले। अब 12 लेके फिर आपने नेक्स्ट नंबर पर टैग करना था, उसके लिए 3 ऑप्शन थी 1 2 और 3। हम सिर्फ 1 को बंद करते जा रहे हैं। 1 को बंद अगर करें तो फिर हमें पता चला कि ये n कौन सा है आपके पास, n7 के 3 n3, तो n3 को आपने नेक्स्ट ऑप्शन देनी थी, तो ये 22 वाली जो ऑप्शन है दैट आल्सो गोस टू फॉल, तो सिर्फ ये वाला रास्ता खुला होगा। अभी हम देखते हैं कि ये 4 वाला हिस्सा, ये 1 वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम ये ट्री डायग्राम इसके साथ साथ बनाते जाने, तो दैट वुड मीन दैट कि हम इस केस में n3 को 4 ही ले सकते हैं, 22 वाली पहले वाले ऑप्शन के साथ मिला के नहीं पा सकते, क्योंकि हमने कहा 1 नहीं है, इधर भी 1 नहीं है, तो फिर इधर 1 नहीं है तो 22 भी नहीं होगा, ठीक है। 1 के साथ ही मिल जाता है ये बात 22, तो फिर 4 वाला रास्ता खुला तो हम उधर ही चलते जाते हैं, खुद ब खुद क्वेश्चन कन्वर्ज करेगा जहाँ पे इसको जाना। तो दैट वुड मीन दैट, इसका मतलब क्या है कि G हैज कितने एलिमेंट्स होंगे, G हैज 4 साइरो 3 सब ग्रुप्स, और सब के अंदर G हैज 2 into, जी बेटा ये किसने पावर का इस्तेमाल किया, 2 into 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ये बात ओके है, क्योंकि पहले 120 जमा 8 कितने हो गए 28, ऐसे ही हो गया ना, साइड पे जमा करते जाएंगे। शुरू में 120 थे जमा 8, तो ये रास्ता अभी तक खुला है। अब बाकी कितने एलिमेंट्स ग्रुप के बच गए, टोटल कितने 132, 4 रह बाकी गए हैं। 4। तो अब यहीं से हमारी ऑप्शन जो खुद ब खुद एग्जॉस्ट हो जाएगी। फाइनली जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, n2। अब n2 को इक्वल टू 1 रखें, या दूसरा क्या था, सॉरी n2 की वैल्यू 1 3 11 13 ये सब कुछ हो सकती थी ना, 1 3 11 और 33, यही है। हाँ बिल्कुल 1 3 11 33 था। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन ये वाली फिजिबल नहीं है, देखिए जरा, क्योंकि ग्रुप में एलिमेंट्स कितने बचे हैं 4, इन टोटल 132 में से निकालने 4, वो इस केस में सिर्फ 2 हो सकते हैं, ठीक है। हेंस n2 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि इसमें साइलो 2 सब ग्रुप हैं, ऑफ ऑर्डर कितना है 4, तो 4 ही एलिमेंट ग्रुप के बचे हैं हमारे पास बताने के लिए, ठीक है। n2 is exactly equal to 1, दैट इज यानी इसके बाद आपके पास ग्रुप के एलिमेंट बचेंगे उतने जितने आपके पास बचे। ये सारी ऑप्शन जो आप पहले वाले 2 अगर 1 नहीं रख रहे तो ये 3 नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रुप ऑर्डर एक्सीड कर देगा। करना चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, यानी इसके बाद आप अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 1 2 3 और 4 बनती है ऑप्शन, यानी 3 33 44 3 33 और 11, ये सारी ऑप्शन बंद है, क्योंकि इनमें से किसी एक ऑप्शन को रखेंगे तो इसके एलिमेंट एक्सीड कर देंगे ऑटोमेटिकली, तो बचेगी आपके पास आखिरी वाली ऑप्शन। तो ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये वाली टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये इसके अंदर आखिरी वाला ऑटोमेटिकली जमा होकर उतने एलिमेंट्स बचते हैं जो कि आखिरी वाले के अंदर बचे होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि हेंस n2 इज इक्वल टू 1 और आगे कंक्लूड लिखेंगे, या बल्कि इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद only 4 elements which are
which are identity and 3 non-identity elements of order 4, since and that is n2 is equal to 1. n2 is equal to 1 का मतलब क्या है? इसमें साइलो 2 सब ग्रुप्स होते होंगे एक, ऑफ ऑर्डर कितना है क्योंकि 2 की ताकत 2 थी 4 ऑफ 2 स्क्वायर ऑर्डर, तो उतने ही बचे जितने हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट बचे। 128 तो हो चुके थे, 4 और डाल के 32, तो यही ऑप्शन सिर्फ प्रिवेल करती है, हेंस इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। जी ठीक है बात करें। N3 सर N3 में भी तो 4 ही एलिमेंट्स रह गए थे ना। बट n3 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेना। n3 इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 एलिमेंट नहीं बचे। n3 का मतलब है s3 जिसके अंदर ऐसे सब ग्रुप्स पड़े हैं, H is a साइलोस 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ये है। इसका मतलब इस ए के अंदर 3 ऐसे सब ग्रुप पड़े हुए हैं, ठीक है। एक का नाम H31 कह लें, एक का नाम H32 कह लें, H33 कह लें और H34। इसमें 4 पड़े हुए हैं आपके पास सब ग्रुप। इस 4 का मतलब ये है कि ये 4 है, और इन चारों के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होते होंगे, इतने इतने एलिमेंट्स होते होंगे। तो इस पहले वाले के अंदर एक होगा आइडेंटिटी, एक कोई और होगा और एक कोई और होगा। इसी तरह से इस वाले के अंदर एक होगा आइडेंटिटी, एक होगा सी और एक होगा डी। इसी तरह से इसके अंदर एक होगा आइडेंटिटी, एक होगा ई और एक होगा एफ। इस तरह इसके अंदर एक होगा आइडेंटिटी, एक होगा जी और एच। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का ऑर्डर सबका कितना होगा, दिस 3। ये 3 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। तो बेसिकली हमने ये लिखा n3 इज इक्वल टू 4 का मतलब हमने यही 12 लिया था, पीछे कहीं पे देखें गिना था हमने कहीं पे, सॉरी मैंने कुछ गलत किया। n3 इज इक्वल टू 4, वेट अ सेकंड, 20 थे ना सर। हाँ तो बिल्कुल हमने 12 8 बने ना, मैंने गलत, सॉरी 3 2 है, सॉरी मैं गलत किया ना, 2 2 2 2। तो बेसिकली 8 एलिमेंट्स बने हैं, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अच्छा सॉरी 3 इनका ऑर्डर है, 8 एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर 3। इन सब का ऑर्डर 3 है, ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स से बचे। तो पहले 120 आ चुके थे जमा 4। अब आपके पास पूरे ग्रुप में ये भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी के अलावा गिने हुए, और ये भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनके अलावा गिने हुए, तो टोटल 128 हो चुके हैं। अब ग्रुप के जी अंदर सर, सिर्फ उसी 4 के ही लिए हमें एलिमेंट है। 132 चाहिए थे, तो वो इसमें भी 4 लेफ्ट हुए ना, 4 रहते हुए एलिमेंट्स। मैं ये अब 4 पूछ रही एलिमेंट थी। रह गए। अब आपके पास इसके आगे अगर चले ना, आगे स्टोरी ये थी कि n2 जो है इसके बारे में ढेर सारी ऑप्शंस थी। 1 था, आई गेस 3 था, 11 था, 33 था। अगर मैं इसको 3 ले लूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइलो 2 सब ग्रुप्स 3 है तादाद के अंदर, ठीक है। दैट इज S2, जिसके अंदर S2 में क्या पड़ा हुआ है, H सच दैट H इज ए साइलोस 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसमें, 2 टू द पावर 2, 2 स्क्वायर है इस केस में, खाली 2 नहीं है, 2 स्क्वायर है। तो इसमें आपके पास 3 आ गया आपके पास। आप उसका नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हैं कि H साइलो 2 सब ग्रुप 1, H2 साइलो सब ग्रुप 2 और H2 साइलो सब ग्रुप 3। ये 3 बन गया आपके पास। अब इन तीनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं, इन तीनों के अंदर इतने इतने एलिमेंट्स हैं, 4 4। यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होता होगा, एक होगा E और फिर A और फिर B फिर C फिर D। इस तरह से इस दूसरे के अंदर होगा E और फिर E F G, सॉरी E के बाद क्या लेते हैं F G H और I, फिर उसके बाद E होगा और J K और L। तो 3 जमा ये 4, 3 जमा ये 3 कितने बने, ये मैंने 4 से बनाने गलत बनाया सर ना, ये तो 4 से 4 हो गए ना। 4 से, हाँ ये सर 3 है। ऑफ ऑर्डर 4 ना, आइडेंटिटी के अलावा 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी नॉन आइडेंटिटी नॉन आइडेंटिटी, तो देख लें 3 जमा 3 जमा 3 कितने हुए, 9 एलिमेंट्स बने नॉन आइडेंटिटी। ये 9 हमारे पास तो बचे 4 थे, ठीक है। तो हो ही नहीं सकते, 9 तो ज्यादा नहीं हो गए। तो इसका मतलब ये 3 तो हम नहीं रख सकते, दिस इज नॉट अलाउड। 11 भी नहीं अलाउड होगी, 33 भी नहीं अलाउड होगी। सिर्फ ऑप्शन बचेगी 1, क्योंकि 1 रखने की सूरत में क्या होगा, n2 इज इक्वल टू 1
का मतलब ये होगा कि जो S2 बनाते हैं इसके अंदर H such that H is a Psilose 2 subgroup of order 4। तो इसमें 4 एलिमेंट का एक ही बचेगा एलिमेंट N2 उसका एक ही होगा, वो क्या होगा H21, उसके अंदर एक होगा आइडेंटिटी, एक A, एक B, एक C, दैट्स ऑल। इतने एलिमेंट हमारे पास बचने चाहिए थे, ठीक है। तो इधर बचती यही ऑप्शन है। इज इट ओके? इस ट्री जी सर। डायग्राम को समझेंगे तो आपको काफी समझ आ जाएगी। हमें ये चाहिए था कि कोई सा एक पी के कॉरस्पॉन्डिंगली एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए। तो हमने स्टोरी ये शुरू की कि अगर N11 जो है वो अगर तो 1 हो जाता तो हमारी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती। हम कहते हैं मान लेते हैं ये 1 नहीं है, तो फिर 1 नहीं है तो फिर इसको दूसरी वैल्यू जो है वो 12 लेनी पड़ेगी। अगर ये 12 होगा तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास n है वो है 3। तो N3 कैन टेक 3 वैल्यूज 1, 4 22। और 22, हाँ 422। ठीक है। अगर तो ये 1 हो जाता तो हमारी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती। हम कहते चले मान लेते हैं ये 1 नहीं है, खुद से मानते जा रहे हैं ना, ये नहीं 1 हो जाए तो हमारी स्टोरी पहले खत्म होगी होती। अगर 1 नहीं है तो फिर 22 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 22 ऊपर वालों के साथ मिला के यहीं पे काम खराब हो जाता। हम देखते जा रहे हैं कि चलाते हैं, आखिर में जाकर स्टोरी कहाँ पे एंड होती है। फिर 4 ही ऑप्शन बची, ठीक है। फिर 4 के बाद नेक्स्ट आपके पास बचा N2। अब N2 कैन टेक 1, 3, 3, 33 11 और 33। और 11। हमने देखा कि इन दोनों ऑप्शंस तक चलते चलते 128 एलिमेंट हो चुके हैं, ना तो ये एग्जिस्टेड है ना ये हो सकता, नहीं हो सकता। अब बचेगा सिर्फ यही ऑप्शन, ठीक है। ये सब के सब एरर है, तो इसका मतलब ये आखिरी वाला लाजमी होना। अगर पहले दो को आप फोर्सफुली 1 कर रहे हैं, आखिरी वाला लाजमी 1 होगा। तो अगर पहले दोनों में से कोई एक तो फोर्सफुली 1 नहीं कर रहे तो सवाल में तो खत्म हो गया वो, ठीक है। ये है मैकेनिज्म इस तीसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। इधर हमें एग्जैक्टली आखिरी वाला जवाब आ जाता है। इस तरह के सर कुछ वो जो खास आपने n2 is equal to 1 के लिए लिया था, we are left with only 4 elements। 4 elements So which is only possible when n2 is equal to 1, that's all, ठीक है। okay। इस तरह के अब कुछ ऑर्डर्स हैं मेरे पास, यानी सारे के सारे ऑर्डर्स तो मैं नहीं करा सकता, इन्हीं 3 टाइप्स के क्वेश्चन बना करेंगे, इनके अलावा नहीं बना करेंगे आपके पास। तो मैं लिखवा देता हूँ, मसलन एक क्वेश्चन अगर अभी आप करें, मैं भी आपके साथ करता हूँ, तो फिर उसके बाद आपको कुछ ऑर्डर्स मैं लिखवा देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए करते रहिएगा। उनके अलावा भी आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, अगर आने हो तो वो भी आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसको कीजिए ट्राई अभी, ठीक है। और मुझे बताइए ये सिंपल है या नहीं है। डिटरमिन इफ दिस ग्रुप इज, कैन यू शो दैट दिस ग्रुप इज सिंपल, इज नॉट सिंपल, सॉरी। ठीक है, सिंपल नहीं है, इसको शायद इसका इकोनॉमिक्स आपको ढूंढ के बताएं प्लीज। इसका क्या ब्रेकडाउन होगा ऑर्डर का? सर 2 पावर 3 7 11। ठीक है, तरीकाकार इसको करने का एक ही है, आखिर में कंक्लूजन डिफरेंटली ड्रॉ करना है। 2 पावर 3 3 किस्म के क्वेश्चन 7 हमने और किए हैं, 11 आप है। अगर आज का लेक्चर नोट करें तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपने किए हैं। तो क्वेश्चन कौन सा किस टाइप का है मुझे नहीं पता होता, खुद भी देख के पता लगता है, करके पता लगता रहता है।
सर आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, आवाज क्यों आनी है? सॉल्व इट लिख दूं? मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे बताए सॉल्व करके। ओके सर। सॉल्व इट। फिर आ जाए फिर। जी कर लिया किसी ने? जरूर बताएं प्लीज। जी बेटा, किसी ने किया है? एनीवन? क्या बने इसके? N11, N7 और N2। N11 इसके मेरे पास बनते हैं 1 और 56 होंगे। N7 इसके बनते हैं 1 and 8 and 22। तो फाइनली N2 बनते हैं 1 और 7 और 11 और 77। देखिए यही है या इसके अलावा कुछ है? यही यही है। क्या सर यही है? ठीक है। तो फिर इसकी भी आप लोग ट्री डायग्राम अगर चलाएंगे, हम ये चाहते हैं कि कोई सा एक इसमें से 1 हो जाए, तो हम पहले दो को अगर जबरदस्ती नॉट इक्वल टू 1 करेंगे तो तीसरा शायद फोर्सफुली 1 हो जाए।
ठीक है, तो N11 अगर तो 1 हो जाता तो हमारा काम बन जाता, तो हम कहते हैं कि ये 1 नहीं है, 1 नहीं है तो फिर ये 56 है। ठीक है, 56 होने का मतलब क्या है मुझे बताइए। ग्रुप के अंदर अगर हम N11 को 56 रखें तो 11 यानी 56 साइलो 11 सब ग्रुप्स हैं, और दैट मीन्स 56 इंटू 10, 10 ठीक है, 560 एलिमेंट्स हैं नॉन आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 11। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 11। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये है कि N7 अगर 1 हो जाता, अच्छा बचा बन जाता, तो वहीं पे कहानी खत्म हो जाती। तो हमने तो फोर्सफुली इसको भी 1 नहीं कहना। अगर ये 1 नहीं है तो या तो ये 8 है या तो ये 22 है। इसको 22 लेके देखिए क्या मतलब है। 22 भी डेड एंड होगा मुझे लगता है कि N7 इज इक्वल टू 22 अगर हो तो दैट वुड मीन दैट कि इसके 22 साइलो 7 सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, 22 साइलो 7 सब ग्रुप्स का मतलब ये होगा कि 6 इंटू 22, लेट्स सी, ये चल आगे तो थोड़ी चलाते हैं। 6 इंटू 22 कितने बनते हैं ये? 132 132 एलिमेंट्स इसके होंगे, तो 132 प्लस दिस ये ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड कर देता है। ठीक है, 560 तो पहले आ चुके हैं ना, तो 132 एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम इसको लेके चलें तो 132 एलिमेंट्स आ जाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर हम इसको 1 नहीं कहना चाहते, इसको 1 नहीं कहना चाहते, तो फिर हम इसको 22 भी नहीं कह सकते। हमारे पास एक ही हिस्सा बचा के ये 8 इसको ले। अगर ये 8 है, इसका मतलब क्या है, इसको स्टोरी को आगे चलाइए तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि 8 साइलो 7 सब ग्रुप्स हैं। दैट वुड मीन दैट 6 इंटू 8 कितने बचे? 48। 48 तो 48 एलिमेंट्स बन चुके। तो अभी तक इन दोनों को मिला के पढ़े तो कितने बने आपके पास? 108। ठीक है, तो 108 एलिमेंट आ चुके हैं। अब आपके पास रिमेनिंग ग्रुप के कितने एलिमेंट बच गए हैं जो आप ले सकते हैं? ये सारे नॉन आइडेंटिटी हैं, तो टोटल आप ले सकते हैं 608 हो गए, पीछे 8 रह गए। 8 रह चुके हैं। तो इसके बाद आगे 3 ऑप्शन निकलनी चाहिए थी, 1 और 4, सॉरी 1 और 7 और 11 और 77। इनमें से किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप के ऑर्डर को क्रॉस करते जाएंगे। ये ऑप्शन वैलिड बन रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर 2 1 नहीं है तो इन द एंड आप ऑटोमेटिकली ये 1। इसका 1 होने का मतलब क्या है कि इसके साइलोस 2 सब ग्रुप 1 है ऑफ ऑर्डर। उसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट है? 2⁻³ यानी 8 एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े, तो 8 ही बचे थे हमारे पास। तो दिस इज ओनली वायबल ऑप्शन जो कि आखिर में आपके पास रह जाएगी इस केस में। सो दिस विल कन्वर्ज दैट के एंड दिस वन। खत्म। ठीक है बात के नहीं? जी सर। तो ये यानी इसी किस्म का क्वेश्चन जो टाइप 3 वाला। और भी कुछ ऑर्डर मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप खुद ही प्रैक्टिस करते रहिएगा बाद में। उसके अलावा भी कुछ ना कुछ आ जाते हैं कहीं ना कहीं से आसमान से उतर के, लेकिन यह कि प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। मसलन मुझे बता दीजिएगा ग्रुप का ऑर्डर जो है, अगर इसमें से कुछ हो जाए 1 3 6 5 हो जाए, या 255 हो जाए, 66 हो जाए, 312 हो जाए, 200 हो जाए, चलो इतने काफी 4-6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सब के लिए प्रैक्टिस करना। मुझे नहीं पता कैसे कैसे बनते हैं, मैंने भी सारे सॉल्व किए हुए, तो लेकिन ये कि ऐसे ही हैं सवाल, कहीं ना कहीं से देख के लिखते हैं। हो सकेंगे ये कि नहीं? जी हो सर। जाएंगे सर। अच्छा जी। तो अब वैसे तो ये कंक्लूडेड है जो कि मैंने आपसे टॉपिक्स वगैरह आपके मिड से रिलेटेड पूछना है, यानी स्टार्ट से लेके इस साइलो थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड ही है। साइलो थ्योरम की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए आपको, समटाइम स्टेट आ जाता है, स्टेट द थ्योरम एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर उससे रिलेटेड एप्लीकेशन वगैरह आ सकती हैं। तो यही आपका मिड का सिलेबस होगा। अब आगे इसके जो भी पढ़ेंगे वो मिड में तो इंक्लूड नहीं होता होगा। ठीक है, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर कोई मीन स्पीकर आए तो वो अगर ऐसी बातें करे तो आप हवा में ना उड़ा दें। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम आप खुद ही बात करेंगे। ठीक होगी बात? तो आफ्टर मिड सिलेबस, ये माइक किसी का चला जी, उसको म्यूट कर लें। आफ्टर मिड, तो अभी तक आपने
जितना भी कुछ पढ़ा है, सारी स्टोरी जो चलाई है, वो एक सेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है, जिसका कि नाम जी से हम डिनोट करते रहे हैं, और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि दैट इज एक्चुअली ए फंक्शन which operates from G cross G to G. This is the definition of binary operation कि इसके किसी ऑर्डर पेयर के ऊपर फंक्शन जैसे काम करता है वैसे ही करता है, लेकिन फर्क ये है कि फंक्शन को लिखने का तरीकाकार ये होगा कि हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। इस सूरत में हम इसको ए फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन की सूरत में दरमियान में लिख देते होते हैं, ठीक है, और ये जो कुछ भी होता है ये दोबारा जी का मेंबर बनता है। अगर इसके तहत ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जो कि थी क्लोजर, जो कि नाम में आ जाती है क्लोजर लॉ, देन एसोसिएटिव, और फिर इसके बाद आइडेंटिटी, और फिर इनवर्स, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जी विद दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ए ग्रुप। फर्दर अगर ये सॉरी स्टार ऑपरेशन या प्लस ऑपरेशन जो भी है, फर्दर अगर ये ऑपरेशन अबिलियन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, स्टार जमा की सूरत में हमेशा कर रहा होता है, यानी ए प्लस बी प्लस ए के बराबर ही होता है, तो ऐसी सूरत में इसको हम अबिलियन ग्रुप भी कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एडिशन ऑपरेशन अमूमन ये बल्कि हर जगह के ऊपर जिसको हम एडिशन कहते हैं, ये अबिलियन प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है। अब हम थोड़ा सा आगे की बात करने लगे, ठीक है, कि यही एक सेट, इसका क्या नाम आर रख लें, और इसी के ऊपर एडिटिव ऑपरेशन यही, यानी दैट मस्ट बी एन अबिलियन ग्रुप। इतनी बात तो पहले होगी। अब इसी सेट के ऊपर एक और ऑपरेशन जिसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के करीब करीब बात करते हैं, वो भी डिफाइन किया करें, यानी एक सेट के ऊपर अब दो ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, एक एडिशन जिसके तहत उसको ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज एन अबिलियन ग्रुप, प्लस एक और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, वो भी इसी सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, उसके तहत भी इसको कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक है नंबर 1 क्लोज होना चाहिए, कोर्स ए डॉट बी जो है ये उसी के अंदर, ये दो एलिमेंट यहाँ से पिक करें ए और बी, तो इनका जो ए डॉट बी है इसी के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हो जानी चाहिए, जैसे आप एडिशन के रिस्पेक्ट से करते थे, इसके अंदर भी हो जाना चाहिए, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी। और तीसरी बात, दो ऑपरेशंस आपके पास अब हो चुके हैं एक सेट के अंदर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो इनका आपस में कोई रूल, कोई क्राइटेरिया, कोई कंसेंसस डेवलप करा दें, तो आपस में लड़ते ना फिरें, तो ये प्रॉपर्टी हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, कि अगर आपके पास ये डॉट ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के सम के ऊपर आ जाए, तो ये इस तरह से हो जाए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरह से अगर ए प्लस बी हो और बाद में डॉट आ जाए, तो फिर ये ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी हो जाए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ये सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जो कि टोटल तादाद में कितनी बनती है, 5 पहले वाली और 3 ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो इस सेट को हम विद दिस ऑपरेशन रिंग कहते हैं, ठीक है। बात करें रिंग स्ट्रक्चर, अब दो ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करने के बारे में आपको बता रहा है एक ही सेट के ऊपर, ये दो अलग अलग सेट नहीं है। आपने इससे पहले एडिटिव स्ट्रक्चर के तहत लोगों यानी सेट्स को अलग से ग्रुप्स वगैरह बनाया है, और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के तहत अलग से ग्रुप बनाया और देखा हुआ, ठीक है। अब ये एक ही सेट के ऊपर दो ऑपरेशंस हैं, और वो दो ऑपरेशंस अगर ये कंबाइंड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो, तो बेसिकली ये फिर रिंग बन जाएगा। तो इनिशियली ग्रुप्स होगा और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी, तो वो बनेगा आपके पास रिंग, यानी पहली 5 प्रॉपर्टी जो ग्रुप्स वाली हैं एडिटिव स्ट्रक्चर के तहत। तो इसको फॉर्मली अगर लिखना चाहें हम तो लिख लेते हैं, रिंग let R be a non-empty set together with two binary operations, addition
and multiplication. Then R plus and dot is called a ring. If it satisfies following. Number one, ये वो दोबारा लिखना है R with respect to this is an abelian group. Number two, क्लोज होना चाहिए. A dot B belongs to R for all A and B belonging to R. Number three, A dot B dot C is equal to A dot B dot C. Number four, A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. इस तरह से A plus B dot C is equal to A dot C plus B dot C. तो ये रिंग की डेफिनेशन होगी. कोई इतराज इसके अंदर तो मुझे जरूर बताइए प्लीज. मसलन सर ये ऑपरेशन अब इसकी एग्जांपल अगर आपने तलाश करनी है तो एग्जांपल इसकी एडिटिव अबिलियन ग्रुप्स के अंदर ही होगी और इसके अलावा कहीं नहीं तलाश करेंगे. इस तरह अंडरस्टूड है कि ये पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि इट मस्ट बी एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप. तो मुझे कोई बताइए एडिटिव अबिलियन ग्रुप, फिर उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन तलाश करते हैं. मसलन मैट्रिसेस, जी जी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे भी जाएंगे लेकिन पहले इसकी बात क्यों ना करें. सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये एडिटिव अबिलियन ग्रुप होते हैं. आपने इसको देखा है, आसान तरीन एग्जांपल इसकी ही बनती. पहले ये आपके पास जो ग्रुप बनी थी एग्जांपल एडिटिव स्ट्रक्चर के तहत वो यही बनी थी ना. इससे पहले तो नेचुरल नंबर भी नहीं बनता और होल नंबर भी नहीं बनता, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज मिसिंग हो जाती है. तो ये बनता था. इसके अंदर अब हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. ठीक है, देखते हैं ये रिंग बनता है कि नहीं बनता. तो एडिटिव अबिलियन ग्रुप तो बन गया, पहली बात तो ठीक है कि जी एन प्लस इज अबिलियन ग्रुप. दूसरी बात बताइए मुझे, दो इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर इंटीजर आता है कि रैशनल बन जाता है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि मैट्रिक्स बन जाता है. हाँ जी सर वही इंटीजर ही आता है. जी. और m एंड n एनी इंटीजर्स अगर आपके पास है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी. तीसरी बात भी आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास m और n और p हो तो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस m डॉट n डॉट p. कोई से तीन नंबर लेके आप जिस मर्जी को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, गेट द आंसर सेम. और फोर्थ बात जो है वो m डॉट n प्लस p इज इट इक्वल टू m डॉट n और प्लस m डॉट p. ऐसी बात कि नहीं. तो इंटीजर्स के केस में ये सारी की सारी बातें होल्ड करती हैं. तो ये आपकी पहली बेस एग्जांपल रिंग की यही होती है. इनफैक्ट कहते हैं ये किसी इंटीजर्स की प्रॉपर्टी. सर ये फॉर वाली प्रॉपर्टी का नेम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ Distributive. मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इस तरह से ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. जनरली दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं. ठीक है, तो ये रिंग की एक एग्जांपल होगा. अच्छा, फर्दर कुछ और बातें भी हैं कि रिंग के अंदर जो एडिटिव ऑपरेशन है ये तो अबिलियन होता है, ये लिखा हुआ पहले वाली बात में. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन जो है इट मे और मे नॉट बी यानी कम्यूटेटिव.
ठीक है, बिलियन का लफ्ज तो हम सिर्फ ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अगर ऐसा हो जाए कि इस रिंग के अंदर एडिशनली एग्जांपल्स के दरमियान में कहीं पे नोट के तौर पर लिख लीजिए, अगर ऐसा हो जाए इफ a dot b is equal to b dot a for all a and b belonging to the ring R, then R is called a commutative ring. तो रिंग की कम्यूटेटिव होना उसकी एडिटिव स्ट्रक्चर के तहत नहीं देखते, ये उसके मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के तहत देखते हैं। इसी तरह से रिंग के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है उसके तहत कहीं पे भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जैसी बात नहीं हो रही, ठीक है। एडिटिव स्ट्रक्चर के अंदर तो होगा ना, उसमें जीरो पड़ा होगा हमेशा सूरत में, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव और फिर दोनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव की बात हो रही है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिवली ग्रुप के अंदर एक खास एलिमेंट हो, इफ R has an element 1 such that 1 का किसी के साथ भी प्रोडक्ट वही एलिमेंट आ जाए for all A belonging to ring R, then 1 is called multiplicative identity। ये थोड़ा सा फर्क बताता हूं अभी आपको। And R is called ring with identity। हाँ जी, इससे पहले यानी ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे थे तो हम आइडेंटिटी कहते थे, ग्रुप के अंदर एक खास एलिमेंट होना चाहिए था जो कि इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उसको हम ग्रुप की आइडेंटिटी कहते थे। इस तरह से ये अगर स्टार के तहत यानी कोई दूसरा ऑपरेशन भी होता तो उसको भी हम आइडेंटिटी कहते थे। इधर चूंकि रिंग के अंदर अब दो ऑपरेशंस इकट्ठे आप हैंडल कर रहे हैं तो ये लफ्ज साथ अटैच करना अब जरूरी हो जाएगा। पहले वाली आइडेंटिटी यानी जो अबिलियन स्ट्रक्चर ग्रुप में एडिशन के तहत है वो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स या उस किस्म के नाम इस्तेमाल होंगे, और मल्टीप्लिकेटिव के सूरत में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इस किस्म के टर्म मल्टीप्लिकेटिव लफ्ज के साथ इस्तेमाल होंगी, अकेले ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर अगर मल्टीप्लिकेटिव आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये रिंग विद आइडेंटिटी है। हर रिंग विद आइडेंटिटी नहीं हुआ करेगा, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी से मुराद मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इसको ग्रुप होने की जरूरत नहीं है ना, उसको सिर्फ एडिटिव ऑपरेशन के तहत ग्रुप होने की जरूरत थी, इस डेफिनेशन जो हमने लिखी है अभी। इसी तरह से अगर रिंग के अंदर आइडेंटिटी आ जाए, इफ R has 1 यानी 1 से बाद हम आइडेंटिटी लिया करेंगे, then an element A belonging to ring R is called an invertible element, or inversible element, or a unit if there exists a B belonging to the ring R such that if there exists B belonging to R such that A dot B is equal to B dot A is equal to 1। हर एलिमेंट का इधर इनवर्स भी नहीं मिला करेगा, ठीक है। और इनवर्स की बात हम करेंगे तब जब रिंग विद आइडेंटिटी होगा। रिंग विदाउट आइडेंटिटी में ये सारी बातें जो हैं ये फेल हो जाएंगी, इसकी जिक्र करने की जरूरत नहीं। तो अगर रिंग के अंदर किसी एक एलिमेंट का आपको इनवर्स मिल जाएगा तो वो एलिमेंट इनवर्सिबल एलिमेंट कहलाएगा। और ये हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, एडिटिवली तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स तो पड़ा होगा ना, माइनस पड़ा होगा उस एलिमेंट का। तो मल्टीप्लिकेटिवली किसी एलिमेंट का इनवर्स होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ग्रुप के यानी इस रिंग के तमाम इनवर्सिबल एलिमेंट को हम इकट्ठा कर लें तो ये R हैश एक सेट होता है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इन यूनिट्स इन R। इसके तमाम के तमाम हम यूनिट्स की कलेक्शन को एक जगह पे इकट्ठा कर लें तो वो इनवर्सिबल बन जाते हैं। अब इसके मुताबिक हम इस वापस डेफिनेशन पे आते हैं।
जो हमने एग्जाम्पल शुरू की है। मुझे बताइए कि ये जो रिंग है क्या ये कम्यूटेटिव है? इज इट सो? जी सर जी सर। काफी हो गया सिलेबस। बेटा, काफी होने के बारे में मैं फिक्र करूं तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आप ये बताएं समझ लगा कि नहीं लगा, इसकी बात आपकी फिक्र है तो मुझे ये बताया करें ना। काफी होना मैं डिसाइड करूंगा। इज इट कम्यूटेटिव? यस सर, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है। कोई से दो इंटीजर पिक करें, 2.3 = 3.2 प्लस माइनस का फिक्र किए बगैर, ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग। फर्दर इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आ जाए? 1 है, इसके अंदर 1 भी है। सो दिस इज ए रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक है? कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। और तीसरी बात कि इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट है कोई, जी हैश क्या होगा? सर ऐसे नहीं एलिमेंट्स, होंगे इसमें, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, वो मुश्किल है। ऐसे एलिमेंट्स जिनको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और जवाब में 1 आ जाए, तो इसकी जगह पे 1 तो आ सकता है मेरे ख्याल से। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते 1 आ जाए, तो 1 तो इन्वर्टिबल एलिमेंट है ना इसके अंदर। -1 भी है, ठीक है, क्योंकि -1 को दूसरा एक एलिमेंट -1 है जो मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। इसके अलावा कोई है? यानी 2 की नो सूरत सर। में 1 आने के लिए 1/2 चाहिए, जो कि इसके अंदर पढ़ाई नहीं हुआ। तो इसके अंदर इन्वर्टिबल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इतने ही होते हैं। इसका जो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स की कलेक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली दीस 2 थिंग्स। तो करना बेटा आपने ये है कि यानी नेक्स्ट क्लास में, अब आपका मिड तो नहीं हो रहा ना नेक्स्ट क्लास में, तो हम क्लास को रेगुलर क्लास के तौर पर डील करेंगे। ये चीज इंक्लूडेड तो नहीं है, रिंग की डेफिनेशन आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो जो आपका मिड का सिलेबस है। मैंने इसीलिए लिखा है, जो कह रहा है सिलेबस बहुत हो गया है, तो मैंने लिखा मिड के बाद की अब हम बातें शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाला मिड है, यहाँ तक सारे का सारा मिड है, ठीक है? इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं आफ्टर मिड की बात कर रहे हैं, रिंग की डेफिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन मिड टर्म सिलेबस। मैं नहीं कर रहा उसको इंक्लूड, तो इसलिए इसको जरा हौसले के साथ बैठ के सुनिएगा। तो आपने करना ये है कि जितनी भी ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं जो कि एडिटिव ग्रुप्स बने थे, बिलियन ग्रुप्स, उन एग्जांपल्स के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन देख के रिंग्स की एग्जांपल देखने की कोशिश करनी है, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम हम ऑफ कोर्स इससे ऑनवर्ड स्टार्ट करें। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है जन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो बात पूछने बता दीजिए। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ वो सर। लास्ट वाला पेज एक बार शो कर सर दें। मेरा LMS ऐड नहीं हो रहा सर था, लास्ट तो वो वाले बाकी सुपर सबका वाला। भी नहीं हो रहा कि सिर्फ मेरा नहीं हो रहा? जी बेटा, एक मिनट जरा सुनते हैं बातें। हाँ जी, आप बोलें, वन बाय वन बोलें। सर मैंने ट्राई किया था LMS इनरोल करने का, लेकिन वो हो नहीं रहा। LMS इनरोल तो ऑटोमेटिकली होता है, वो आप डिपार्टमेंट, बेटा ये जो टेक्निकल इश्यूज है ना, इसका जी। आपके क्लास टीचर पे कोई कंसर्न नहीं है, इसको कैसे हैंडल करे इसको पता भी नहीं। आप ना डिपार्टमेंट में किसी वर्किंग डे में आके आना चाहिए था, बल्कि आपको अभी तक ये नहीं पता चला, 7-8 हफ्ते हो गए हैं, तो उसको सर सॉर्ट आउट मुझे लगा करवाना। किसी का भी नहीं हुआ होगा, वो तो अब आपने जिक्र किया था तो मुझे पता चला है, वरना अच्छा, वो मैंने बाकी सब आप सब्जेक्ट का किया हुआ था। वही बात कर रहे हो ना? जी जी। वही बात कर, ये कोई और बात करता तो मैं मान लेता, आप तो इस यूनिवर्सिटी सिस्टम को अच्छे से जानते हो, तो आपकी तो बात एक्सक्यूज मानने वाला ही नहीं है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए था। ऐसा क्यों लगा आपको कि नहीं होता? आपको नहीं पता पहले दिन से ऑन हो जाता होता है? सर वो मुझे लगा शायद आपने कोई पासवर्ड की रखी होगी तो उसी से इनरोल होगा। इस बात की तस्दीक कैसे करनी थी आपने? आपको ये लगा कि आपके पास पासवर्ड की होगी, आपने बस मुझसे ये पूछना था ना? मुझसे लास्ट पूछना था वीक ना? वो। यस सर, तभी तो आपसे कब पूछ पूछना रहा हूँ। था? यानी 8-9 हफ्ते के बाद? तो नहीं हाँ है ना, सर, आप वो मैं पुराने लेट हो स्टूडेंट, गया। कोई नया स्टूडेंट बात करे मैं मान भी लूँ, तुम्हारी बात मैं कैसे मानूँ, क्यों मानूँ? तो सारा सिस्टम में बताया, तो टीचर के पास आके इधर ही ऑफिस सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती होती हैं। तो एनीवेज इसको देखो, ठीक कराओ भी जाके खुद ही। तो चलिए ठीक LMS है, के मैं ऊपर करता आपको हूँ। लेक्चर स्लाइड्स और किसी दूसरे दोस्त से कहो ना, वो आपको डाउनलोड करके, जिसका नजर आ रहा है वो आपको व्हाट्सएप वगैरह जी कर देगा, वहां से डाउनलोड करके। ठीक हो गया। ठीक है, मैं एक्सक्यूज तो मी इधर ही आपको। सर। जी बेटा बोलिए। सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई, मुझे देर हो गई थी ज्वाइन करते हुए, नेट इशू था। क्या नाम है आपका? मैंने सबकी लगाई, आपकी क्यों नहीं एक्सक्यूज मी सर, मेरी भी अटेंडेंस लगनी है। सहर फारूक। सोबिया सादिक सर 9002। लगाई? आपको बात एक बताऊं? जी जी, मैं भी बताता हूँ। टोटल क्लास में 28 स्टूडेंट थे जब मैंने अटेंडेंस लगाई थी। अब 23 स्टूडेंट हैं और मैंने 28 की लगाई हुई है, तो ये नए बच्चे आ गए, पुराने जा चुके हैं, ठीक है? नहीं 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 सर, सर, मैंने मैं सर आप मैं उसकी बात अब्दुल करें,
ठीक है, तो जो लगवाई है अटेंडेंस सोबिया सादी की लगी हुई है, क्या करूं इसको? एब्सेंट कर सर दूं? सहर फारूकी भी। सर फारूक की लगा रहा हूँ। और कोई? जहां जेब सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यू ठीक हो वेलकम गया सर। जी, जहाँ जेब की जी भी यस। लग गई है जी। और कोई बात बताएं जी, एनीवन एल्स? नहीं सर। ओके जी, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।